Hello friends, my name is Soni, faculty of history. This is a short demo video for Unacademy. I am graduate in political science and postgraduate in political science and history. Here is my achievements. I have written 2 times BPSC mains examination, 64th BPSC and 67th BPSC. I have 4 years of teaching experience. I was working at EGIS classes as a content creator. I am visiting faculty in Nirman IAS. My YouTube channel is Chase Your Dreams. There I post UPSC and state PCS related GS and current affair topics. एंड गाइज़ मैं अनअकैडमी को इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि जो अनअकैडमी है ट्रस्टेड और ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर स्टूडेंट एंड एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो। मैं बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे बच्चे बहुत जल्दी टफ़ से टफ़ या बोरिंग सब्जेक्ट को भी समझ जाते हैं। जैसे हिस्ट्री कई बच्चों को बोरिंग सा लगता है, बट मैं जो टॉपिक है ना उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू, फैक्ट के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे वो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाते और उसको याद भी कर पाते और उनको फिर हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लग जाती है। यहाँ पर मैंने 100 आवर्स का सिलेबस एक्शन प्लान तैयार किया है फॉर बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट से। इसमें बीपीएससी में क्या होता है गाइज, हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने 100 आवर्स में से 30 जो घंटे हैं वो बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री है उसको दिया है। इसमें क्या है, बिहार की एंशियंट, बिहार का मिडेवल और बिहार का मॉडर्न जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो बिहार की हिस्ट्री है कुछ तो नेशनल जो अपनी भारत की हिस्ट्री है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम सभी जानते हैं मगध एम्पायर था वो कितना इम्पोर्टेंट था। ऐसे जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्तास डायनेस्टी, और इसी तरीके से जो मिडेवल बिहार है उसमें अफ़गान या सुर डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा। शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड आपने पढ़ा होगा। इसमें मॉडर्न बिहार में आप सभी जानते हैं बक्सर का जो वॉर हुआ था, या आप कहें बिरसा मुंडा का जो जनजातीय विद्रोह था, एज वेल एज ताना भगत या चंपारण आंदोलन जब बिहार में गांधी जी गए थे। उसके बाद 70 घंटे मैंने दिए हैं इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें 20 घंटे दिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। इस एंशिएंट हिस्ट्री में जो शुरुआत होती है स्टोन एज से, इसमें कई इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे हड़प्पन कल्चर है, वेदास है, पोस्ट वेदास है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, महाजनपद, और जैसे हमने बताया कि बिहार की हिस्ट्री में भी मगध एम्पायर इम्पोर्टेंट है, यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में भी मगध एम्पायर इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मौर्यन एम्पायर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी के प्री के कॉन्टेक्स्ट में। और उसके बाद कई और भी डायनेस्टी एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे कि गुप्ता एम्पायर है, हर्षवर्धन है, एज वेल एज कई सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे बुक्स और ऑथर पढ़ते हैं। फिलोसफी का जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था वो, साउथ इंडिया में बहुत सारे जो है डायनेस्टी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल इंडिया को मैंने 20 घंटे दिया है। मिडेवल इंडिया में क्या है, हम पढ़ते दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू होता है, ममलूक डायनेस्टी से। ममलूक डायनेस्टी के बाद क्या आता है, खिलजी डायनेस्टी आता है, तुगलक आता है, सैयद आते हैं, एज वेल एज लोदीज आते हैं। इसके बाद बाबर आ जाते हैं, मतलब कि इसके बाद जो है मुग़ल का एरा स्टार्ट होता है। और इसी बीच में एक सूर डायनेस्टी इम्पोर्टेंट है फॉर इंडियन हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री, और ये जो है प्री में तो आता ही है। इसके बाद राइज ऑफ मराठा का जो है रोल इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद गाइस 30 घंटे जो है मैंने मॉडर्न इंडिया को दिया है। मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा प्री में, मेंस में हमेशा क्वेश्चन आता है।
मॉडर्न इंडिया में कहाँ से शुरुआत होता है? हम पढ़ते हैं गाइस कि भारत में यूरोपियंस आए, यूरोपियंस में पोर्तुगीज़ थे, डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे। इन सब में अंत में पावरफुल बना ब्रिटिश। ब्रिटिश ने फिर रूल, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भारत में किया, वो सब किया अपने हक में या अपने बेनिफिट के लिए। इस चक्कर में क्या हुआ, इंडियन जो पब्लिक थी वो उनसे दुखी हो गए, या उनसे मतलब कि इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने उनको लॉस किया या हैरेस किया, जिसकी वजह से हम फर्स्ट जो है रिवोल्ट देखते हैं 1857 का, जिसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी क्लास थे सब ने मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो जंग कड़ी। इसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इमरजेंस होता है। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता है। नेशनल मूवमेंट में स्वदेशी बाइकॉट होता है। फिर गांधी जी का भारत में आगमन होता है। उसके अंडर में, गांधी जी के अंडर में बहुत सारे जो है, भारत फर्स्ट टाइम क्या करता है, जो लोकल पीपल होते हैं उनका आंदोलन में मर्जेंस होता है, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं आंदोलन में। जैसे हम देखेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें भी आम जनता आई, बट जब गांधी जी आते हैं तो उसमें क्या होता है, विमेंस और भी जो स्टूडेंट, ये सारी भी और जो क्लास है वो भी एंट्री लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, उसमें बहुत सारे जो वीमेन थी, किसान और जो भी है यंग जनरेशन, पढ़े लिखे लोग, सब इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट पढ़ेंगे 1930 में जो हुआ था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जो कि भारत का लास्ट आंदोलन था, जिसके बाद भारत को तो विद इन 5 ईयर आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो चैप्टर है, इसके अलावा हम जो है बहुत सारे टॉपिक है इम्पोर्टेंट है जिसको हम पढ़ते हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुए थे, पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था, जो कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, या ब्रिटिश गवर्नर, वाइसराय, और जो लॉट्स ऑफ पर्सनैलिटी जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी जो है भूमिका निभाई, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे भारत में बने, विदेशों में बने, वो पढ़ेंगे। कई सारे एसोसिएशन थे जो कि कांग्रेस के बनने से पहले के भी एसोसिएशन थे, ये सब पढ़ते हैं हम इसमें। और इसके बाद गाइज मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट पर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ क्यों था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था। तो 1942 से पहले का जो भी घटनाक्रम था उसमें क्या था कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यह था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ब्रिटिशर्स है ना, भारत की जो हालत थी, इकोनॉमिक कह लो या फेमाइन आ रहा था, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और भारतीयों को आज़ादी देना नहीं चाहते थे, वो आनाकानी कर रहे थे। तो लीडर्स, जो इंडियन लीडर्स थे, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा समय आ गया है भाई, अपनी आज़ादी लेने का बहुत हो गया, क्योंकि 1930 से 1942 तक 12 साल हो गए कोई आंदोलन शुरू किए हुए। तो इसलिए इंडियन लीडर स्पेशली जो गांधी जी थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन फ्रेम किया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, और इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट वर्धा एक्सेप्टेड आइडिया ऑफ स्ट्रगल। इसके बाद क्या होता है गाइज, ये आंदोलन का क्या कारण था, मैंने जैसे बताया, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, राइजिंग प्राइस एंड शॉर्टेज, न्यूज़ ऑफ रिवर्सल शफर्ड बाय द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या होता है गाइस, साउथ ईस्ट एशिया में जो जापानीज़ इन्वेजन बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है ना, साउथ ईस्ट एशिया को बेचारे, उन जो देश थे उनको उन्हीं की हालत पे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए भारतीयों को लगता है जापान पे भी आक्रमण होएगा, फिर कहीं भारत जो है ब्रिटिश के बाद जापान का ना कॉलोनी ना बन जाए, इसलिए भारतीय जल्द से जल्द ब्रिटिशर से आज़ादी चाहते थे। इसके बाद क्या होता है, क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन होता है, जलियांवाला बाग, बॉम्बे, 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया जाता है। रेजोल्यूशन में क्या था,
रेजोल्यूशन में ये था कि इमीडिएटली एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विथड्रॉवल, फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स of fascism and imperialism, and Gandhi was named the leader of this struggle। और गाइज आप सभी जानते हो कि जो 1942 का आंदोलन था उसका जो स्लोगन था क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो, जो कि बहुत ही फेमस हुआ और भारतीयों में जो है स्वतंत्रता के लिए के क्रांतिकारी तरीके से काम किया। इसके बाद गाइज गांधी जी ने जो भी भारत में क्लास थी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, सोल्जर्स, स्टूडेंट, पीजेंट, ये सारे जो वर्ग थे इनको क्या किया, इनको कहा कि आप अपने लेवल पे आंदोलन में भागीदारी दो। और इसके बाद ये जो मूवमेंट था स्प्रेड हो गया। हुआ क्या, 8 अगस्त को तो ये प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त के सडनली सुबह सुबह जितने भी इम्पोर्टेंट नेता लोग थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको जेलों में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, जो यंग लीडर थे उनके हाथ में ये आंदोलन आ गया और पब्लिक ने अपने अपने अकॉर्डिंग आंदोलन को लिया। और जो ब्रिटिश के सिंबल्स थे लाइक रेलवे, ब्रिज, टेलीग्राफ, इन सबको तोड़ना शुरू कर दिया, झंडे पूरे भारत में फहराने शुरू कर दिए। और जो ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ का सेंटर था बॉम्बे, पूना, गुजरात, दिल्ली, बिहार, ये सब थे। और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, उषा मेहता, गाइज ये सारी जो पर्सनैलिटी है ये प्री के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आता है 1942 के संदर्भ में इन जो ये इंडिविजुअल्स है इनके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया था 1942 में। इसके बाद गाइज यह आंदोलन इतने बड़े लेवल पे हुआ कि बलिया, तामलुक, सतारा जैसी जगह पे भारतीयों ने अपनी स्थानीय सरकारें बना ली। इसके बाद ये आंदोलन में किन्होंने पार्टिसिपेशन किया, किन्होंने नहीं किया। इसमें जिन्होंने किया जैसे यूथ थे, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए या यूथ ने पार्टिसिपेशन किया। विमेन में जैसे अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, एज वेल एज वर्कर्स, पीजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मुस्लिम्स ने भी हेल्प किया गाइस, जो अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट थे उनको शेल्टर दिया। इसके बाद जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, इन सब ने क्या किया, इस मूवमेंट का बॉयकॉट किया। इसके बाद गाइज ये जो मूवमेंट था पूरे भारत में एग्रेसिवली फैल रहा था। गांधी जी ने भी जो है इसको वापस लेने से मना कर दिया। इन्होंने गांधी जी द्वारा इस मूवमेंट को एक्शन रिएक्शन कहा गया, एक्शन का रिएक्शन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया, जिसके कारण लगभग 10,000 लोगों की जानें गई। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि लोगों को ये पता चल गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल ही इकोनॉमिकली कमज़ोर हो गए, वो भारत को और कॉलोनी के रूप में नहीं रख पाएंगे, इसलिए भारतीयों को आज़ादी देनी पड़ेगी। और जो इंडियन लीडर ने भी बिल्कुल ही और एकदम एग्रेसिवली भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम करने लग गए और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई। आई होप गाइस आपको मेरा ये ट्यूटोरियल और डेमो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।